हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.7 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 14.7 के इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना है एंगल बिटवीन टू प्लेन एंड एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन। ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। देखो, जैसे हमने लाइन्स के केस में किया था कि मान लो कि आपके पास एक लाइन है ये L1 और एक लाइन है ये L2। ठीक है ना। और लाइन L1 का आपने लिखा था यहाँ पर इक्वेशन r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर। ठीक है ना। और L2 का आपने इक्वेशन लिखा था r वेक्टर इक्वल टू a1 या फिर आप इसको बोलो a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर a1 वेक्टर लैम्डा b1 वेक्टर। ठीक है ना। इस तरीके से आपने समझा कि लाइन के दो इक्वेशन हमें गिवन है, तो इन लाइन्स के बीच में एंगल क्या होगा। और इन लाइन्स के बीच में एंगल निकालने के लिए लिख रखा था हमने cos ऑफ थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ b2 वेक्टर, ये लिखा था। ठीक है ना। किस तरीके से समझा कि भाई इस लाइन L1 के पैरेलल एक वेक्टर होगा b1 वेक्टर और इस लाइन L2 के पैरेलल एक वेक्टर होगा b2 वेक्टर। जो एंगल इन दोनों लाइंस के बीच में होगा वही एंगल इन दोनों वेक्टर्स के बीच में होगा। ठीक है ना। तो हमने क्या किया था, कॉस थीटा निकालने के लिए इन दोनों वेक्टर्स को, जो इस लाइन L1 और इस लाइन L2 के जो पैरेलल वेक्टर्स हैं, उन पैरेलल वेक्टर्स की हेल्प से हमने कॉस ऑफ थीटा निकाला था। इस तरीके से बात क्लियर हुई। तो ऐसा ही कुछ हम इस प्लेन में करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे प्लेन के अंदर, अभी समझते हैं इसको। मान लो इसे मैं रख पढ़ देता हूँ कि आपका एक प्लेन है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। और एक प्लेन आपका है कुछ इस तरीके से। तो ये दो प्लेन हमें गिवन है और इन दोनों प्लेन का मान लो कि ये जो प्लेन है P1, इसका इक्वेशन मान लो आप दे रखा है कि r वेक्टर डॉट n वेक्टर n1 वेक्टर इक्वल टू d। ठीक है ना। और ये हो गया आपका P2 प्लेन। ठीक है ना। क्या हो गया इसका इक्वेशन, r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2, ये हो जाएगा आपका d1। ये इक्वेशन गिवन है प्लेन 2 का और ये इक्वेशन गिवन है प्लेन 1 का। बात क्लियर हुई। मान लो कि ये प्लेन 1 है तो इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर होगा जिसे हम n1 वेक्टर कह रहे हैं, और ये प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर एक n2 वेक्टर होगा इस तरीके से। ये जो प्लेन है इसके पैरेलल एक वेक्टर होगा n2 वेक्टर और ये प्लेन है इसके पैरेलल एक वेक्टर होगा n1 वेक्टर, इस तरीके से। तो जो एंगल इन दोनों प्लेन्स के बीच में होगा, क्या वही एंगल इन दोनों वेक्टर्स के बीच में होगा जो इन दोनों प्लेन्स के क्या है, नॉर्मल है। बात समझ में आ रही है ना। जैसे हमने लाइन्स के केस में किया था कि पैरेलल वेक्टर हमने लिया b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, तो हमने एंगल निकाला cos ऑफ थीटा। यहाँ पर भी हम सेम ऐसा ही करेंगे कि इस प्लेन P1 का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो होगा n1 वेक्टर और इस प्लेन P2 का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो होगा n2 वेक्टर, इस तरीके से। ठीक है ना, n2 वेक्टर। तो जो एंगल इन दोनों प्लेन्स के बीच में होगा, क्या वही एंगल इन दोनों वेक्टर्स के बीच में होगा। यस। तो सिंपली अगर मैं यहाँ से लिखूँ cos ऑफ थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर। तो cos ऑफ थीटा भाई आपको इस तरीके से फाइंड करना है। बात क्लियर हुई। चलो, ये तो सब दे रखी थी वेक्टर इक्वेशन। मान लो कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d इक्वल टू 0। इस प्लेन P1 की कार्टेशियन इक्वेशन। और इस प्लेन P2 की कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d इक्वल टू 0। आप इसे d1 कहो, इसे आप d2 कहो। तो इस केस में cos ऑफ थीटा क्या होगा, सिंपली, या फिर आप यहीं से भी निकाल सकते हो। cos ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर आपको करना है। और n1 वेक्टर के अंदर क्या है, a1 b1 c1, n2 वेक्टर के अंदर क्या है, a2 b2 c2। तो सिंपली क्या लिखेंगे हम cos ऑफ थीटा, अगर कार्टेशियन इक्वेशन हमें गिवन है तो cos ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगर कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है तो इस वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वेक्टर इक्वेशन गिवन है तो इस वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमें दो प्लेन्स के बीच में कोई भी एंगल फाइंड करना होगा। तो बात क्लियर हुई। एंगल बिटवीन टू प्लेन
कि हमारे पास दो फॉर्मूले आए, वेक्टर इक्वेशन के लिए ये हो जाएगा और कार्टेशियन इक्वेशन के लिए ये हो जाएगा। अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है तो आप उसको इजीली वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर सकते हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना। अगर आपको वेक्टर इक्वेशन दे रखी है तो आपको जो फॉर्मूला याद हो जाए आप उस इक्वेशन को उसी रूप में चेंज कर लो। अगर वेक्टर इक्वेशन में मान लो आपको फॉर्मूला याद हो गया कि भाई हमें तो वेक्टर इक्वेशन का जो फॉर्मूला है cos ऑफ थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपन मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर, ये हमें अगर याद है तो कार्टेशियन इक्वेशन को आप किसमें चेंज करो, वेक्टर फॉर्म में, फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो। अगर आपको वो वाला फॉर्मूला याद है तो आप वेक्टर इक्वेशन को किसमें चेंज करो, कार्टेशियन इक्वेशन में, फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। बात क्लियर हुई। तो बहुत ही सिंपल है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। इसमें एक दो प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है ना, एक दो कंडीशंस, जैसे हमने कंडीशंस हर बार पढ़ी हैं तो इसमें भी एक दो कंडीशंस आती हैं। मान लो फर्स्ट कंडीशन है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, ठीक है ना। तो हमने कहा कि यदि P1 प्लेन परपेंडिकुलर है P2 प्लेन के, ये जो P1 प्लेन है ये P2 प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखो अगर ये प्लेन से परपेंडिकुलर हैं तो क्या इनके नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि n1 वेक्टर परपेंडिकुलर होगा n2 वेक्टर के, और अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलेगा, 0 के इक्वल मिलेगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0, और इसका मतलब क्या हो गया कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या मिली, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। बात समझ में आई। दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, समांतर होने की शर्त कि यदि दो प्लेन समांतर हैं तो उनके जो नॉर्मल वेक्टर्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे भाई, समांतर हो जाएंगे। मान लो कि एक प्लेन है ये P1 और दूसरा प्लेन है ये P2, तो इसका एक नॉर्मल वेक्टर होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n1 और इसका एक नॉर्मल वेक्टर होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n2 वेक्टर, ठीक है ना, n1 वेक्टर और n2 वेक्टर। अगर ये दोनों प्लेन P1 और P2 क्या हैं, पैरेलल हैं, तो इनके जो नॉर्मल वेक्टर होंगे वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी हमने कहा P1 पैरेलल टू P2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि n1 वेक्टर पैरेलल टू n2 वेक्टर। और जब हमें ऐसा मिलता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो उनके जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं या समानुपाती होते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। बात क्लियर हुई। तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, यहाँ पर आप बोल सकते हो कंडीशन ऑफ क्या बोल सकते हैं, कोलिनियरिटी। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो कोलिनियरिटी, ठीक है ना। हमने कहा था कि वेक्टर के केस में कोई भी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उन्हें हम संरेख भी बोल सकते हैं। तो ये टॉपिक हुआ हमारा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है ना। अगर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हमें निकालना है तो उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसे आप फाइंड करोगे इस तरीके से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आ जाएगा। फिर उसमें कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन के दो फॉर्मूले बनते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद कंडीशंस आती हैं दो, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी में क्या हो जाएगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0, इट मींस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 में मिलेगा। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म या कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी में हमें क्या मिलेगा कि उनके जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे नॉर्मल वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स होंगे, स्केलर कंपोनेंट्स होंगे, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल या समानुपाती। तो क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इतना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन, ठीक है ना, कि एक समतल और एक रेखा के बीच में क्या एंगल होगा और उसको किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो बड़े ही ध्यान से समझेंगे। इसी टॉपिक में अधिकतर बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करेंगे तो हमसे गलतियां नहीं होंगी। देखो किस तरीके से, मान लो कि एक ये प्लेन है हमारे पास, ये हो जाएगा P1 प्लेन, या फिर इसको डायरेक्टली आप क्या बोलो, प्लेन बोलो, और इसका जो वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d। बात क्लियर हुई। और एक लाइन इस प्लेन से होकर पास हो रही है, मान लो कुछ इस तरीके से, जिसका इक्वेशन हो जाएगा वेक्टर इक्वेशन r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर
और इसमें जो बी वेक्टर है वो क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल ही एक वेक्टर बी वेक्टर, इस लाइन के पैरेलल ही। अच्छा ध्यान से, एन वेक्टर क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन में अभिलंब की दिशा में एक सदिश जिसे हम कहते हैं एन वेक्टर। मान लो कि यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एन वेक्टर बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्लेन और ये हो गई आपकी लाइन। तो इस लाइन और इस प्लेन के बीच में जो एंगल है थीटा, वो हमें फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है। अगर देखो ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, 90 माइनस थीटा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो हमें एंगल फाइंड करना है थीटा कि इस प्लेन और इस लाइन के बीच में जो एंगल है थीटा वो कितना होगा। ध्यान से समझना, हम कह रहे हैं कि क्या आप ये एंगल थीटा फाइंड कर सकते हो किसी भी तरीके से? नहीं। क्या हम ये एंगल 90 माइनस थीटा फाइंड कर सकते हैं? यस, फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे उस बात को समझ रहे हैं। देखो ये हो गया आपका नॉर्मल एन वेक्टर, यहाँ बना रहे हैं हम, ये तो हो गया आपका एन वेक्टर। और ये जो लाइन है वो ये जो लाइन है वो लाइन इस प्लेन को क्रॉस करते हुए निकल रही है और इस लाइन के पैरेलल ही एक वेक्टर है बी वेक्टर को इस तरीके से। तो उस वेक्टर को मैं अगर यहाँ बनाऊँ तो वो बनेगा कुछ इस तरीके से बी वेक्टर। क्या बनेगा भाई? बी वेक्टर। अच्छा, इस लाइन का बी वेक्टर ये हो गया और ये हो गया इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल मिला हमें? 90 माइनस थीटा। क्या मिला हमें एंगल भाई? 90 माइनस थीटा। क्या हम ये एंगल 90 माइनस थीटा फाइंड कर सकते हैं? यस, फाइंड कर सकते हैं। देखो किस तरीके से कि हम निकालेंगे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक तो हो गया बी वेक्टर और एक हो जाएगा ये एन वेक्टर। अगर मान लो ये एंगल अभी तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, अगर मान लो ये एंगल अगर थीटा होता तो हम क्या लिखते कि कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। क्या इस तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं थीटा? यस, निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल मुझे फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला है हमारे पास उनके बीच का एंगल फाइंड करने के लिए। बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था भाई? 90 माइनस थीटा बन रहा था। तो क्या लिखेंगे इसको? कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। बात क्लियर हुई। अच्छा, क्या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है? यस, होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिला हमें? एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। क्या अब हमें ये एंगल थीटा मिल गया? यस, मिल गया। किसके रूप में मिला? थीटा के रूप में मिला। इस वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा तो क्या लिखेंगे इसके बाद? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स दिस थिंग, यानी थीटा हमारे पास आ जाएगा। ये जो एंगल हमें चाहिए इस प्लेन और इस लाइन के बीच में एंगल जो थीटा है वो अगर हमें चाहिए तो हम उसको किस तरीके से निकालेंगे? इस वाले फॉर्मूले से। हमें कॉस थीटा के स्थान पर क्या लिखना है भाई? साइन थीटा लिखना है। और साइन थीटा किस तरीके से और क्यों आ रहा है वो हमने समझा। बात समझ में आई। अगर हमें किसी भी समतल और किसी भी लाइन या किसी भी रेखा और समतल के बीच में अगर एंगल फाइंड करना है कि कितना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखोगे आप, ना भूलने वाली बात है। आप उसको भूलोगे नहीं कि किस तरीके से हमने किया था। अधिकतर बच्चे इसको कॉस थीटा करके ही आ जाते हैं, जबकि ये कॉस थीटा ना हो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको भी। तो एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन में हमारे पास फॉर्मूला आ गया साइन थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। और ये फॉर्मूला कब हमें अप्लाई करना है? जब हमारे पास वेक्टर इक्वेशन गिवन है कुछ इस तरीके से। प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी एंड लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अगर हम कहें कि कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, देखो प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 एंड लाइन का जो इक्वेशन, देखो इसमें हम प्लेन में a1 b1 c1 ले रहे हैं, ठीक है ना। इसको भी हम d1 ले लेते हैं, सबको 1 लिया है। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस x1 अपॉन a2 ले रहे हैं, ठीक है ना। y माइनस y2 अपॉन b2 ले रहे हैं एंड z माइनस z2
अपॉन C2 ले रहे हैं। तो इस केस में एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू देखो क्या है, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर। इसका मतलब बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट और एन वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट का हमें क्या करवाना है, डॉट प्रोडक्ट करवाना है। तो क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है ना। तो हमें याद रखना है, समझना है इसमें अच्छे से कि a1 b1 c1 क्या है और a2 b2 c2 क्या है। बात क्लियर हुई। a1 b1 c1 हो जाएंगे n वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज एंड a2 b2 c2 हो जाएंगे b वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। ये b वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो अगर कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप चाहो तो इस कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में चेंज करके फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई भी इक्वेशन मिले, आप उसको जो फॉर्मूला याद है उस फॉर्मूले में आप उस इक्वेशन को चेंज कर दो। बात क्लियर हुई। अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है तो आप उसको वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर दो। अगर आपके पास वेक्टर इक्वेशन गिवन है तो आप उसको कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर दो। जो आपका फॉर्मूला याद है उसके अकॉर्डिंगली आप उस क्वेश्चन को चेंज करो और आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके पास एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन। इसके बाद कुछ एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम एंगल फाइंड करना है। तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर एक लाइन और एक प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्या होगा, ठीक है ना। मान लो कि एक प्लेन है आपके पास, प्लेन जिसका इक्वेशन है एन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, और एक आपके पास लाइन गिवन है जिसका इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है ना। और ये प्लेन और लाइन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। कुछ इस तरीके से समझेंगे यहाँ पर। मान लो कि ये प्लेन है और एक ये लाइन है आपकी, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। इस प्लेन का इक्वेशन ये हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा। इस प्लेन के नॉर्मल, इस प्लेन के नॉर्मल यानी अभिलंब दिशा में एक होगा एन वेक्टर और इस लाइन के पैरेलली एक वेक्टर होगा बी वेक्टर। बात क्लियर हुई। देखो ध्यान से समझना कि अगर एक प्लेन और एक लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उस प्लेन का एन वेक्टर और उस लाइन का बी वेक्टर जो है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे भाई, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर इस बी वेक्टर को उठाकर मैं यहाँ रखूँ तो क्या ये बी वेक्टर जो है वो अभी भी इस लाइन के पैरेलल ही है, यस है। तो क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एन वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही एक दूसरे क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं तो हम बोल सकते हैं कि बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा भाई, 0 के इक्वल होगा। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। इसको हम कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, क्योंकि वो प्लेन और लाइन पैरेलल हैं तो ऐसा हो रहा है। अगर लाइन और प्लेन पैरेलल होंगे तो उनका जो एन वेक्टर और बी वेक्टर होगा उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि लाइन और प्लेन तो पैरेलल हैं लेकिन वो दोनों वेक्टर्स कैसे हो गए आपस में, परपेंडिकुलर हो गए। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। अगर ये तो हो गया कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर की बात करते हैं। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, ठीक है ना। अच्छा, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी में क्या होगा, देखो ये तो हो गया आपका प्लेन, ठीक है ना, जिसका एक नॉर्मल वेक्टर हो गया ये एन वेक्टर, और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसका बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस केस में एन वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल वाले केस में हम क्या लिखते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि लाइन और प्लेन के केस में ये दोनों जो कंडीशन होती हैं वो जस्ट अपोजिट हो जाती हैं एक दूसरे की। इसको हम बोल सकते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, और इसे हम बोलेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हो जाएगी परपेंडिकुलरिटी की और ये कंडीशन हो जाएगी पैरेललिज्म की, एक लाइन और एक प्लेन के केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। एंगल के केस में भी कॉस थीटा की जगह हमें साइन थीटा लेना है और इस केस में भी हमें इन दोनों को अपोजिट लेना है। बात क्लियर हुई। जब एक प्लेन और एक लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे
तो उन दोनों का जो बी वेक्टर और एन वेक्टर है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इस केस में पैरेलल हो जाएंगे और इस केस में क्या हो जाएंगे, वो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म और ये हो जाएगी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ठीक है ना। हमें इन वेक्टर्स की कंडीशन नहीं देखनी है, हमें कंडीशन देखनी है इस प्लेन और इस लाइन की कि वो दोनों अगर पैरेलल हैं तो क्या होगा। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो उनके वेक्टर्स क्या हो रहे हैं, आपस में परपेंडिकुलर हुए, तो ये कंडीशन बनी। अगर वो लाइन, दोनों लाइन और प्लेन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये प्लेन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनके वेक्टर्स में क्या रिलेशन हुआ कि वो दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। लेकिन परपेंडिकुलरिटी में हमारे पास कौन सी कंडीशन है, ये पैरेलल वाली, ठीक है ना। इस तरीके से हमें इन बात को समझना है। तो कॉपी करेंगे इसको, इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 29 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 29, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस। देखो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है ना, वो वाला टाइप का क्वेश्चन है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इजीली आपको यहाँ पर देखो दे रखा है, एक प्लेन ये है आपके पास और दूसरा प्लेन ये है आपके पास। तो सबसे पहले लिख लेंगे गिवन प्लेन्स लेट P1 क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू 1 एंड P2 प्लेन 2 इक्वल टू आर वेक्टर डॉट माइनस i कैप प्लस j कैप इक्वल टू 4। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। अब निकाल रहे हैं हम एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप देखो तो n1 वेक्टर आपको क्या मिल जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड n2 वेक्टर आपको क्या मिल जाएगा, माइनस i कैप प्लस j कैप। ये तो हो जाएगा आपका n1 वेक्टर और ये हो जाएगा आपका n2 वेक्टर। बात क्लियर हुई। तो आपको सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो n1 वेक्टर n2 वेक्टर तो है आपके पास, आप यहाँ निकाल लो मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इट मीन्स अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16 यानी अंडर रूट 29। मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट मीन्स अंडर रूट 2। तो आपके पास n1 वेक्टर n2 वेक्टर आ गए, मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर आपके पास आ गया। तो आप इस फॉर्मूले में सिंपली पुट कर दोगे तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट n2 वेक्टर, ठीक है ना, डॉट n2 वेक्टर क्या है, माइनस i कैप प्लस j कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर आपके पास आ गया अंडर रूट 29, ठीक है ना, और मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर आपके पास कितना आ गया, अंडर रूट 2। तो ऊपर वालों का तो सिंपली क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट i कैप 1 होता है, i कैप का आप j कैप के साथ करो या k कैप के साथ करो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू -1 -2 माइनस साइन, 3 इंटू 1 यानी 3 1, 4 इंटू 0 तो 4 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 29 अंडर रूट 2। तो सिंपली ऊपर आपको मिल गया -5 अपॉन अंडर रूट 29 अंडर रूट 2। तो सिंपली आप लिख सकते हो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -5 अपॉन अंडर रूट 29 इंटू 2। तो ये आपके पास आ जाएगा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है ना। तो आपको सिंपल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, n1 वेक्टर n2 वेक्टर आपको फाइंड करना है कि क्या होगा, वेक्टर इक्वेशन हो या कार्टेशियन इक्वेशन हो। उसके बाद में आपको मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर निकालना है और सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास जो एंगल है वो आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 30 है प्रूव दैट द प्लेन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। तो हमारे पास दो प्लेन हैं और हमें प्रूव करना है कि वो दोनों प्लेन एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। और हमने समझा था परपेंडिकुलर की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। अगर वो दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो नॉर्मल वेक्टर्स होंगे अभिलंब की दिशा में जो सदिश हैं वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर या लंबवत होंगे। बात समझ में आई। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे गिवन प्लेन्स। तो P1 क्या आ जाएगा भाई आपके पास 2x प्लस 6y
प्लस 6z इक्वल टू 7 एंड P2 आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू 8। ठीक है ना, ये z है। अगर मैं इनका वेक्टर इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वेक्टर इक्वेशन हम ले सकते हैं। क्या हो जाएगा भाई, आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप इक्वल टू 7 एंड आर वेक्टर डॉट, यहाँ से क्या मिलेगा, इन वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप इक्वल टू 8। ठीक है ना, तो आपको पता है कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होती है भाई कि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0 आप बोलो, या आप सिंपली क्या बोलो कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। बात क्लियर हुई। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप यहाँ से n1 वेक्टर n2 वेक्टर ले लो। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 ले लो। बात क्लियर हुई। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको कोई सा भी फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है ना, आपके पास वेक्टर इक्वेशन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, या आपका जो मर्जी है वो काम करो। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो सिंपली लिख देंगे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ये हो गया हमारे पास। तो a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो a1 कितना है भाई 2 इंटू a2 कितना आ जाएगा ऊपर 3 2 इंटू 3 प्लस b1 कितना है 6 इंटू 4 प्लस c1 कितना है 6 एंड c2 आ जाएगा आपके पास माइनस 5 इक्वल टू हमें 0 मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 24 प्लस सॉरी ये आ जाएगा नेगेटिव 30 इक्वल टू 0, यानी 30 माइनस 30 इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू 0। तो क्या बोलेंगे हम, सो गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। अगर हमें ऐसा मिलता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है तो हम बोलते हैं कि वो दोनों प्लेन्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। बात समझ में आई। ठीक है ना, तो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 31। एग्जाम्पल नंबर 31 है फाइंड लैम्डा इफ प्लेन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना, तो हमें लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि वो दोनों प्लेन्स क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर वो दोनों प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे गिवन प्लेन्स। तो माना आपने P1 जो प्लेन है वो हो जाएगा r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 7 एंड P2 वेक्टर हो जाएगा आपके पास r वेक्टर डॉट लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप इक्वल टू 26। तो उसने कहा क्वेश्चन ने कि गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर अगर दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0 है। बात क्लियर हुई। तो आप सिंपली यहाँ से लिख सकते हो कि n1 वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड n2 वेक्टर आपके पास हो जाएगा लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप। बात समझ में आई। ठीक है ना, तो वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यू पुट करो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप इक्वल टू 0 मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट करना है i कैप के साथ होगा, j कैप के साथ में होगा और k कैप के साथ में होगा। तो क्या हो जाएगा लैम्डा 1 इंटू लैम्डा प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 7 3 इंटू माइनस 7 तो माइनस 21 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू मिल गया हमें 21 माइनस 4, यानी लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 1 गया, 3 माइनस करो 20 में से तो 17। तो लैम्डा इक्वल टू आपके पास आ गया 17। बात क्लियर हुई। ठीक है ना, तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और जो फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से याद करना है। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 32। एग्जाम्पल नंबर 32 है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस। ठीक है ना, तो हमें अब एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल फाइंड करना है कि कितना होगा, और उसका हमने फॉर्मूला समझा था sin थीटा इक्वल टू b वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ b वेक्टर मॉडुलस ऑफ n वेक्टर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे
गिवन क्या है भाई, प्लेन गिवन है। प्लेन क्या है, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 5 एंड लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है आर वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 9 के कैप प्लस लेमडा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है ना। तो आपको पता है कि एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला कि साइन ऑफ थीटा, ध्यान रखना आपको कॉस्ट नहीं करना है, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। ठीक है ना। तो सिंपली बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास लाइन में से, देखो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और एन वेक्टर क्या हो जाएगा प्लेन में से आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। तो वैल्यूज पुट करनी है, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू बी वेक्टर कितना है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, बी वेक्टर आ गया, डॉट एन वेक्टर कहाँ है, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इनटू मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है ना। तो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, तो क्या मिलेगा हमें 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16, 4 प्लस 9 प्लस 16, तो कितना हो गई 29। तो क्या लिखेंगे अंडर रूट 29 एंड अंडर रूट यहाँ से कितना मिलेगा आपको 3। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7 9 अपॉन अंडर रूट 29 अंडर रूट 3। तो सिंपली आप बोल सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 9 अपॉन अंडर रूट 29 इंटू 3, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। बात समझ आई। तो आपको पहले तो इक्वेशन पहचानना है कि लाइन का इक्वेशन क्या है। चलो यहाँ तो दे देगा वो कि लाइन का इक्वेशन ये है एंड प्लेन का इक्वेशन ये है, फिर आपको इसमें से बी वेक्टर और एन वेक्टर पहचानना है, और फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन में साइन थीटा हम लेते हैं, कॉस थीटा नहीं लेते हैं। ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर, और वैल्यूज पुट करनी है, आपको एंगल जो है वो आ जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 33। एग्जाम्पल नंबर 33 है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू z माइनस z प्लस 1 अपॉन 1 एंड द प्लेन दिस। ठीक है ना। मतलब एक लाइन हमें गिवन है और एक प्लेन हमें गिवन है, उनके बीच का जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें वेक्टर इक्वेशन हमें गिवन था, लेकिन यहाँ पर क्या है कार्टेशियन इक्वेशन। तो कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ इस कार्टेशियन इक्वेशन को आप किस में चेंज कर दोगे, वेक्टर इक्वेशन में आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन। गिवन क्या है भाई वो लिख लो पहले। तो लाइन क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन 1 एंड प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4। चलो कार्टेशियन इक्वेशन को हम चेंज करते हैं वेक्टर इक्वेशन में। तो क्या मिलेगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर में क्या होते हैं x1 y1 z1। अच्छा कहाँ मिलेंगे x माइनस x1, देखो माइनस तो फॉर्मूले में रहेगा, आपको सिर्फ यहाँ से x1 y1 z1 उठाना है। तो x1 क्या हो जाएगा यहाँ से 1 यानी आई कैप, y1 क्या हो जाएगा 2 यानी प्लस 2 जे कैप, z1 क्या हो जाएगा -1 यानी माइनस के कैप। तो आपको a वेक्टर मिल गया प्लस लैम्डा। b वेक्टर क्या होता है जो अपॉन में होता है, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो आपने वेक्टर इक्वेशन में इसको लिखा, इसको भी लिख देंगे। क्या मिलेगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या मिलेगा 2 आई कैप प्लस यहाँ से जे कैप माइनस यहाँ से के कैप इक्वल टू 4। तो आपने क्या किया वेक्टर इक्वेशन में चेंज किया। अच्छा एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन, क्या फॉर्मूला निकाला हमने कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। तो देखो आप फाइंड करो बी वेक्टर क्या होगा। बी वेक्टर हो जाएगा आपके पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप
एन वेक्टर निकालो, क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस के कैप, ये तो हो जाएगा आपका एन वेक्टर और ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर। बात क्लियर हुई। वैल्यूज पुट करो भाई। बी वेक्टर कितना है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एन वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है ना, अपन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मीन्स मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर लिखा, मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप यानी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बात समझ भाई। बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर 1 स्क्वायर है ये, मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर, मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट यानी 1 इंटू 2 कितना 2, ठीक है ना, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -1 -1 अपॉन √3। बात क्लियर है। 4 + 1 + 1 5 and 6 √6। सिंपली क्या मिल गया ऊपर 2 - 2 0 अपॉन √3 √6 इट मीन 0। तो साइन थीटा इक्वल टू हमें क्या मिल गया भाई 0, यानी थीटा इक्वल टू क्या मिल गया भाई 0, ठीक है ना। तो आपको बी वेक्टर और एन वेक्टर पहचानना है, फॉर्मूले में पुट करना है और वैल्यूज निकालनी है। तो थीटा इक्वल टू मिल गया हमें 0। बात क्लियर हुई। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 34। एग्जांपल नंबर 34 है इफ प्लेन दिस इज पैरेलल टू द प्लेन दिस, नहीं ये लाइन होगा इफ लाइन, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, इफ लाइन दिस इज पैरेलल टू द प्लेन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, ठीक है ना। तो उसने कहा कि एक रेखा और एक समतल एक दूसरे के समांतर हैं तो हमें वैल्यू निकालना है एम का कितना होगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन लाइन का इक्वेशन है हमारे पास आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। बात क्लियर हुई। एंड प्लेन अगर हमें गिवन है तो क्या है आर वेक्टर डॉट 3i कैप -2 जे कैप प्लस m k कैप इक्वल टू 4। बात क्लियर हुई। तो कंडीशन ऑफ हमने समझा था कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म में हमने समझा था कि अगर एक प्लेन और एक लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके बीच में क्या संबंध होगा कि बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। बात क्लियर हुई। तो देखो यहाँ से आप बी वेक्टर फाइंड करोगे, लाइन से कितना मिलेगा आपको 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और अगर आप प्लेन से एन वेक्टर फाइंड करोगे तो कितना मिलेगा 3i कैप -2 जे कैप प्लस m k कैप। तो वैल्यूज पुट करनी है और उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल करना है 0 के इक्वल। तो बी वेक्टर कितना आ जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट एन वेक्टर आ जाएगा 3i कैप -2 जे कैप प्लस m k कैप इक्वल टू 0। बात समझ में आई। डॉट प्लॉट करेंगे 3 × 2 6 -2 × 1 -2 2 × m प्लस 2m इक्वल टू 0 यानी 2m इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये कितना मिला आपको 4 यानी -4, तो m इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -2। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म में बी वेक्टर और एन वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर हो जाते हैं और परपेंडिकुलर होते ही उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 34 तक हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो और स्वस्थ रहो। थैंक यू।